यही मैं आपको बता रहा था, है ना। बार बार घुमा फिरा के वो लोग वही एक ही चीज बोल रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल में इतना ही था बस। आपको मैं अगर आसान लैंग्वेज में बोलूँ, नट शेल में इतना बताऊँ तो इतना ही है कि एटम के पास उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो स्टेबल होंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे। इतना ऑक्टेट रूल बोलता है। ठीक है, octet rule is found to be very useful in explaining the normal valence of the elements and the study of chemical combination of atoms leading to the formation of molecule. However, it should be noted that octet rule is not valid for hydrogen and lithium atoms. लिथियम के लिए भी वैलिड नहीं है कुछ हद तक। ठीक है, लिथियम में भी वैलिड नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखना। these atom these atom tends to have only 2 electrons in their valence shell, similar to that of helium, which is called duplet, है ना। तो ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं कि ऑक्टेट रूल किस में फॉलो नहीं होता है नॉर्मली, तो वो हाइड्रोजन और लिथियम। ठीक है, हीलियम तो ठीक है, हीलियम तो नोबल गैस है, तो वो तो 1s2, वो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम ड्यूप्लेट भी बोलते हैं। तो आपकी बुक के अंदर लिखा है हाइड्रोजन एंड लिथियम, आपको वही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने ओके हाँ, मैंने बोला था आप लोगों को कि सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड जितना सिंपल आप सोच रहे हो उतना होता नहीं है। तो स्कूल में आपने पढ़ा है सिर्फ कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें, है ना। बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो प्लीज ध्यान देना अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आया मुझे तुरंत बताना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। ठीक है, जो रिलेट करेगा बहुत सारी चीज़ें आपके इन चैप्टर से रिलेट, इसीलिए शायद वो चैप्टर्स अभी तक किसी ने लिए नहीं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 जो भी आपके नए पार्ट में लिखे हुए एलिमेंट्स 1 एंड 2, एक्चुअली वो पहले एस ब्लॉक करके चैप्टर था, पी ब्लॉक करके चैप्टर था। तो वो समझने के लिए आपको ये सब समझ में आना जरूरी है बहुत, और काफ़ी ज़्यादा जरूरी। 12th स्टैंडर्ड में भी इनका बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक्चुअली फाउंडेशन क्रिएट करता है केमिस्ट्री का, ऐसा होता है। ये आप सबको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको आयनिक बॉन्ड पहले समझना है। एक मिनट, हाँ, सीक्वेंस में दिया है कि उल्टा आड़ा टेढ़ा दे दिया इधर भी, ऐसे भी दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ, दिया है ना कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा ही दिया है, फिर सिर्फ पूरा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही दिया है। ठीक है, अच्छा, आप में से किसी को पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है क्या होता है? लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, पता है? क्या बात है, फिर तो ये चैप्टर नहीं उसके पहले आप लोगों को पता है लोन पेयर क्या होता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अंकिता, बताओ क्या होता है लोन पेयर? अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर होते हैं? नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? नहीं, किसी का भी सही आंसर नहीं है। तुक्के मार रहे हो या पता है? तुक्केबाजी मत करो। हाँ, किसी को पता है तो बोल के बताओ मुझे। किसी को पता है कि लोन पेयर क्या होता है? अगर लिखने में बहुत टाइम लगता है तो लोन पेयर क्या होता है? इसीलिए तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसी से तो सब सब पता चलता है इस चैप्टर से। लोन पेयर क्या होता है? आपने यस बोला इसलिए मैं इतनी देर रुका हूँ। अंकिता, क्या होता है लोन पेयर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। हाँ, तो फिर बताओ क्या होता है वो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, तो मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं लोन पेयर? कुछ भी बोल रहे हो, मतलब नहीं पता शायद, इसलिए तो बराबर से आंसर नहीं दे रहे हो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सुनो, यहाँ पर सब बेसिक बनेगा, ध्यान देना अच्छे से तो समझ में आएगा। कुछ भी आंसर दे रहे हो इसलिए। हाँ, अब सही है। तो वैष्णवी, आंसर इज 1। कैसे आया, एक्सप्लेन कर सकते हो? 1 कैसे?
परफेक्ट परफेक्ट, बोल रहे, सही बोल रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। देखो वैलेंस इलेक्ट बॉन्ड पे, सौरभ आपने भी कुछ सही बोला है, थोड़ा थोड़ा, कि पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट शेयर्ड, परफेक्ट है, वो भी सही है। लोन पेयर रिफर्स टू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट शेयर्ड विद अनदर एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, परफेक्ट, ये भी सही है, डेफिनेशन सही है। ये डेफिनेशन नहीं, मुझे मतलब समझा सकता है कोई? देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें N2 की, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो होता है ना, वो देखो अभी क्या करें। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ध्यान से समझना, है ना। वैसे वन भी सही नहीं है। अ, अगर मैं अमोनिया बोलूँ ना तो एक बार वन सही है। अमोनिया, मैं अमोनिया समझाता हूँ आपको। समझो हम अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया इज NH3, राइट? अमोनिया इज NH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था, मैं पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, उसको ध्यान देना, ये सब बेसिक से ये सब पता होना चाहिए। ओके, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये रहे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसने कितने हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं? 3। और जोड़ेगा भी वो अपने साथ, ज्वाइन करेगा भी 3 हाइड्रोजन को। क्यों? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने कम इलेक्ट्रॉन इसके पास? 3। अगर वो किसी तरह से कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो उसके अंदर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हो मैं 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ। पहला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा डॉट टाइप बता रहा हूँ, परफेक्टली डॉट नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर सबके स्क्रीन पे विजिबल है। ओके। हम्म, तो अब आप ध्यान से देखो इसके अंदर, इसके अंदर अगर आप देखो, नहीं दिख रहा है? कुछ लोग बोलते हैं हाँ कुछ नहीं, देखो एक बार नेटवर्क जोन में। यही तो इशू आ गया, एक तो सबसे बड़ा इशू यही है, किसी किसी को स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है। हाँ, तो ये अमोनिया है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखो आप अमोनिया, अगर आप ध्यान से अमोनिया को देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये देखो, ये पहला बॉन्ड है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। हाँ? सारे इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है वो भी काउंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, आप काउंट करके बताओ। अरे सौरभ, 10 कैसे? 8 है ना, 10 कहाँ दिख रहे हैं? 8 है ना, तो उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन जो पेड हुए, जो इलेक्ट्रॉन पेड हुए, जो मैंने सर्कल कर रखे, वो इलेक्ट्रॉन पेड हो गए, पेयरिंग है उनके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि आप देखो ऊपर एक पेयर है, ऊपर एक, आपको रेड कलर में मैंने ऊपर की तरफ से जानबूझ के मैंने वैसे बनाया था पर्पसली, ऊपर देख सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो सबको, जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। दिख रहे हैं? ओके। हम्म, तो ये जो ऊपर जो आपको 2 रेड कलर में जो एक्स दिख रहे हैं, स्मॉल एक्स, वो नाइट्रोजन के वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसीलिए उनको बोलते हैं लोन पेयर, उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो जब हमेशा आपको लोन पेयर चेक करने के लिए आपको पहले मॉलिक्यूल बनाने आना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं, तो आंसर इज 1। अमोनिया में एक लोन पेयर है। समझ में आया मैंने क्या बताया? और अमोनिया के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, एक ही चीज है। जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, या फिर उनको शेयर्ड पेयर बोलते हैं। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो सौरभ, मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला था, आप मुझे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो।
हाँ, तो समझ में आया आपको कि अमोनिया के अंदर कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर क्या आएगा? 3। कितने लोन पेयर होते हैं? 1। ठीक है, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, आई होप आप लोगों को पता होगी, बट फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लोन पेयर, ठीक है। दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। इतना सबको समझ में आया कि किसी को कोई डाउट है क्या? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। ओके, हाँ, इतना समझ में आया। अरे बता रहा हूँ, डोंट वरी। लोन पेयर 1 कैसे आया? देखो ना, सुमेर सिंह, ध्यान से देखो आप। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे विजिबल है उसमें देखो। अमोनिया के अंदर जो मैंने सर्कल बना रखे हैं वो सर्कल बॉन्ड पेयर है। वो वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे कितने आपको बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। 3 सर्कल किए मैंने, 3 सर्कल ड्रॉ किए मैंने। इसीलिए उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। उनको बॉन्ड, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उनको बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं। जबकि आप अगर देख रहे हो ऊपर की तरफ जो रेड कलर के, अब कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, प्लीज ध्यान दो, वहां पर पेयर है, पेयर। पेयर मतलब 2 होता है। कितने लोग पता है ये यहाँ पर क्या बोल देते हैं कि 2 लोन पेयर दिख रहे हैं मुझे तो। अरे पेयर मतलब होता है 2 ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनता है। ठीक है, काफी लोग तो यही डाउट में रहते हैं कि यार ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे, सर एक बोल रहे, मैं लोन पेयर बोल रहा हूँ। पेयर तो सबको समझता है ना, 2 होते हैं। तो काफी लोगों को ये डाउट रहता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। स्पेशली आपको समझा रहा हूँ जिन्होंने ये पूछा था। क्लियर है आपको? तो ऊपर सिर्फ 2 ही आपको एक्स दिख रहे होंगे, और उसको बोलते हैं हम लोन पेयर। तो एक ही तो लोन पेयर है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने इतना समझा दिया, अब मुझे कोई बता सकता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर होने चाहिए? कोई समझा सकता है मुझे वाटर के अंदर कितने लोन पेयर होंगे? ओके, परफेक्ट, बराबर है, सही आंसर दिया फटाक से। और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? ये मेरे को लगता है कहीं सुना है, वही डायरेक्ट बोल दिया है, इसीलिए अभी बॉन्ड पेयर की आइडिया शायद ही रहेगी। बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? ओके, अच्छी बात है, पता है, सही है। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, परफेक्ट है ना। वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर क्लियर है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखो इस स्ट्रक्चर को, अब ध्यान से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ओवरऑल? शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन भी काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सबको दिख रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर कट है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 थे, उसने 2 शेयर कर लिया हाइड्रोजन से, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब शेयर करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो, तो जो शेयर किए हुए ये तो 2 शेयर्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगेन कि 2 इसके अंदर शेयर किए हुए हैं, तो वो हो गए 2 बॉन्ड पेयर, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर एक पेयर और नीचे एक पेयर। कितने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। वाटर हम ऐसा लिखते हैं, बट एक्चुअली वाटर ऐसा होता नहीं है। आपको आगे इस चैप्टर से ये भी क्लियर हो जाएगा। मीथेन एंड अमोनिया के लिए क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले तो अमोनिया बताया, वापस आप वही पूछ रहे हो, है ना? तो वाटर ऐसा होता है क्या? वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होता है?
वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है, वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है। ये सही प्रेजेंटेशन है वाटर का। कैसे आया ये आपको आगे समझ में आएगा। ये इस चैप्टर का काम है कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, उसका शेप क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। किसी ने सुना वर्ड हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखा है ना, उसमें sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन ये वर्ड सुने होंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सुना है क्या ये सब? मीथेन के अंदर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अल्केन के अंदर sp3 होता है, अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है ये हाइब्रिडाइजेशन, ये सब इस चैप्टर से क्लियर होगा। अल्फा बीटा हाइब्रिडाइजेशन कहाँ सुन लिया आपने? ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन सुना है? पता नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ये सब इस चैप्टर में क्लियर होगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सब इस चैप्टर में क्लियर होता है। एक्चुअली बेसिक चैप्टर है बहुत ज्यादा। ऑर्गेनिक से पहले ये चैप्टर पता होगा तो आपको वो सब पता होगा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। आपको मैम ने पढ़ाया होगा तो ऐसे ही बोल दिया होगा कि अभी के लिए याद रखो कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा सब। ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इसका एक लेक्चर मिस करना आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है आप सोच नहीं सकते। इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब मैं आपको ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहा था ताकि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या चीज है इसके अंदर। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होगी और आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आई है, इसकी ओरिजिन यहाँ से है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम ऑर्गेनिक सॉरी आयनिक बॉन्ड से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कुछ नहीं करना है, आप पहले सोडियम लो, उसके बाजू में उसका क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो क्या 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। क्लियर, पता चल रहा है एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, है ना। वो एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा। अगर आप क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो वहां पे क्या लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर दिख रहा है, वापस भी वहां पर भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3s2 एंड 3p5, s में 2 p में 5, है ना। इस तरह से टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो वही यहाँ पर सब लिखा होगा, देखो भी क्या लिखा है। सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट हैज द टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, नियॉन, है ना, नियॉन ही होता है 2,8। क्लोरीन हैज 7 electron in its valence shell, it has the tendency to gain 1 electron and thereby acquire the configuration of nearest noble gas argon, that is 2,8,8. During the combination of sodium and chlorine atom, the sodium atom transfer its valence electron to the chlorine atom. Sodium atom changes to N plus, मैं आपको पहले ही समझा चुका ये, है ना, ion, while the chlorine atom changes to Cl minus ion. The two ions are held together by strong electrostatic force of attraction. मैंने भी आपको ये बोला था, है ना। वो एक्चुअली आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एक्चुअली आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपने अगर 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स वही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, आयंस के बारे में ही होता है ना। कोई भी चार्ज जो स्टैटिक है उसके बारे में पढ़ना इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वही हो रहा है यहाँ पर, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, उसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन Na एंड Cl कैन बी शोन एज फॉलोज। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले Na सोडियम, उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना, फिर बाजू में हमने क्लोरीन बनाया, उसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया। ठीक है, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो सोडियम अभी क्या बन गया Na प्लस, तो कितना हो गया 2,8, क्लोरीन 2,8,8। अब उसके बाद क्या हो रहा है, Na प्लस Cl माइनस, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कभी भी ऐसा मत बताना, इट्स ऐसा स्कूल में बताया होगा ठीक है, कभी भी ऐसा मत बताना, दिस इज रॉन्ग। NaCl ऐसा बॉन्ड नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं बता सकते आप। आपको ऐसा लिखना होता है, दैट इज Na प्लस Cl माइनस, या सिर्फ NaCl लिख लो, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसा हो ही नहीं था आयनिक। आपको ऐसा बोल ही नहीं सकते आयनिक के अंदर कि ये सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब किसकी कहानी है, ये सब कोवेलेंट के बारे में बात होती है।
ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं बता सकते, गलत तरीका। ठीक है, तो इसीलिए देखो आप उनका प्रेजेंटेशन भी वैसा ही है, Na+Cl- और NaCl, नीचे लिखा है एनिक बॉन्ड, सिंपल। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, मीथेन के पास नहीं होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, मीथेन के पास लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, तो एकदम सिंपल। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि सिंगल बॉन्ड जब भी होता है तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? पता होगा ये सब, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन में स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई? डबल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई? दोनों सिग्मा होते हैं, दोनों पाई होते हैं। परफेक्ट, है ना? ये सब आपने सीखा होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में नंदिनी आपने गलत लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मत सोचना कि सर आप पढ़ाने से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट, हेनरॉय बराबर बता रहे हैं, बाकी कोई बता नहीं रहा है, किसी को आइडिया नहीं है या रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं? पता है या नहीं पता है वो बताओ जल्दी से। सौरभ, क्वेश्चन बाद में करना, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर फिलहाल बताओ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर किस में रहता है? फ्लोरीन वाले में रहता है। फ्लोरीन में तीन, हेलोजेंस में तीन लोन पेयर रहते हैं। आप सबको पता है या नहीं पता? क्योंकि सिर्फ लैंड्रॉय, उन्होंने आंसर कैसे दिया? आपको हाइड्रोकार्बन हुआ है ना, एक ने आंसर कैसे दिया? बाकी लोग को नहीं पता है तो बताओ कि नहीं पता है। याद नहीं आ रहा है मतलब बहुत स्टार्ट में एक्चुअली, बट ये बेसिक है, भूल नहीं सकते। याद रखो, सिंगल बॉन्ड जब भी होता है तो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड होता है तो एक ही सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक और एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, है ना? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होता है, एक सिग्मा और दो पाई होता है। कभी मत भूलना ये सब चीजें, बेसिक से ही है। जब कभी भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, जब कभी भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई होता है। कभी बिल्कुल भी मत भूलना ये, आगे से। समझा? क्लियर है? ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, इधर समझ में आया। सिमिलरली देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन था, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये कैसे बताओगे? सेम वही फैशन में, है ना? कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,2,8,8,2, है ना? ये होगा कैल्शियम। या फिर हम वो लंबा सा कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, दैट इज 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s2, है ना? तो कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम के अंदर अगर आप देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के अंदर, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन की बात करते तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के अंदर क्या है? क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, है ना? वो दो क्यों, भले ही क्लोरीन, कैल्शियम जो है उसकी टेंडेंसी क्या है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कैल्शियम की टेंडेंसी क्या है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर वो किसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसके अंदर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। बट क्लोरीन तो एक ही एटम गेन कर सकता है, एक क्लोरीन एक ही एटम गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए दो क्लोरीन लेना पड़ता है हमें, दो क्लोरीन लेने पड़ते हैं। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा? एक क्लोरीन पे -1, दूसरे क्लोरीन पे भी -1। और कैल्शियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? कैल्शियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2। तो +2 वो कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? उसके एक तरफ Cl-, उसके दूसरे तरफ भी Cl-।
ये सही प्रेजेंटेशन इस तरह से लिखना होता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो CaCl2 CaCl2। समझ में आया? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिंपल है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। आई थिंक ये स्कूल बेस्ड ही फैक्ट था, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, बट फिर भी मेरा काम है पूछना। कोई डाउट है तो बताओ मुझे इसमें। यहाँ पे कुछ लोग सोते हैं क्या? रिप्लाई क्यों नहीं आता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 लोग का रिप्लाई एटलीस्ट आया। ओके, तो इतना समझ में आना चाहिए। ओके, यहाँ तक तो ये तो स्कूल की बात हो गई, ये सब स्कूल से रिलेटेड था। अब एक्चुअली ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। मेन लैटिस एंथैल्पी, ये कभी नहीं सुना होगा, लैटिस एंथैल्पी। याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी और एंथैल्पी एक ही होता है। वो लोग वर्ड यूज करते हैं एनर्जी, और वो लोग वर्ड ये भी यूज करते हैं एंथैल्पी। इट्स वन एंड द सेम, सिनोनिमस है। लैटिस एनर्जी बोलो या लैटिस एंथैल्पी बोलो, इट्स वन एंड द सेम, ठीक है। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। अब ये लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी होता क्या, ध्यान से सुनना। इसका रिलेशन पीरियोडिक टेबल से भी है, इसका रिलेशन पीरियोडिक टेबल से भी है। देखो क्या होता है। ओके, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है ना, जब आप, और मोल कंसेप्ट से भी है, जब कभी भी एक मोल 1 मोल कोई भी कंपाउंड बनता है, 1 मोल कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है। अच्छा, केमिस्ट्री में एक और रूल हमेशा याद है अपना। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप ही बता दो। एक मिनट है। ओके, हाँ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मेरी क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अननेसेसरीली कभी कुछ नहीं पूछता। हाँ, जब कभी भी बॉन्ड फॉर्म होता है, या बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? इनफैक्ट मैंने सिखाया भी था आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में, मुझे याद है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा, जब कभी भी आप केमिस्ट्री में सुनोगे कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हमेशा आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, इट्स एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज होने वाली है, एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, बहुत बहुत कम एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस है ही केमिस्ट्री में, भरा पड़ा है केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस, ठीक है। बट फिर भी एज अ जनरल रूल हमेशा याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड डिसोसिएशन, लॉजिक सी बात है, कोई भी चीज को अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करना है तो एनर्जी लगेगी ना, तो उसका रिवर्स प्रोसेस, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बॉन्ड डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। ये फैक्ट कभी मत भूलना। आगे कुछ चीजें हैं जो केमिस्ट्री में एकदम बेसिक्स होती है, वो नहीं भूलनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ये सब नहीं भूलना होता है, ठीक है। ये भूलना नहीं कभी भी। अभी जो बताया ये भी कभी भूलना नहीं। फिर वो अट्रैक्शन रिपल्शन वाला कंसेप्ट बताया, वो भी कभी मत भूलना। अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। रिपल्शन ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। ये सब बेसिक्स होते हैं, इनको कभी नहीं भूलना होता। ओके, अब ये लैटिस एनर्जी क्या है, ये आसानी होगी, काफी रिलेशन चैप्टर से, बट देखो, लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन ये है कि जब कभी भी आप कोई भी 1 मोल कंपाउंड बनाते हो, जब कभी भी आप 1 मोल कोई भी कंपाउंड फॉर्म करोगे, जैसे अगर NaCl ही बनाया, NaCl ही अगर आपने फॉर्म किया, ठीक है, हाइपोथेटिकल बात है, हम कैसे NaCl बनाएंगे एंड ऑल, ये सब सिर्फ समझो, थ्योरेटिकल है सब कुछ, ठीक है। ओके, जब कभी भी 1 मोल NaCl फॉर्म होगा, यानी 1 मोल NaCl का फॉर्म होना मतलब कितना NaCl बनना, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिखाया है 1 मोल का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मोल का फॉर्मूला क्या बताया था, मोल इज
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं बोलूं 1 मोल मतलब n की वैल्यू 1 है, तो मैं बोल सकता हूं अगर मोल 1 है तो वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.5, 58.5। तो ये सारी चीजें मैं भी और वापस एकदम डिटेल में जाके वैसे भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ। हाँ, तो NaCl जब कभी भी 58.5 या दूसरे से तो 1 मोल NaCl बनने की वजह से जितनी एनर्जी लिबरेट होगी, 1 मोल NaCl बनने की वजह से जितनी एनर्जी लिबरेट होगी, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो कोई भी कंपाउंड अगर 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है तो हमेशा कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप NaCl बनाओ, आप CaCl2 बनाओ, आप KCl बनाओ, कोई भी कंपाउंड, बट वो आयनिक होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, कोवेलेंट की बात नहीं है। बिकॉज लैटिस एंथैल्पी इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आयनिक बॉन्ड एंड नॉट टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन से जितनी भी एनर्जी लिबरेट होगी, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। सिमिलरली ऑन द अदर वे भी बोल सकते हैं। आपको पता है कि अगर NaCl बन रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, 1 मोल NaCl बन रहा है तो फॉर एग्जांपल ऐसे हाइपोथेटिकल समझो कि 1 मोल NaCl बन रहा है, 500 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, हाइपोथेटिकल है सब कुछ, 500 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सोचो कि वही NaCl को अगर मैं वापस ब्रेक करूं, वही NaCl को अगर मैं वापस ब्रेक करूं, 1 मोल NaCl वापस ब्रेक करूं इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, तो बताओ मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी? मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। परफेक्ट। एक आंसर आया। ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब मैंने 1 मोल NaCl बनाया, 1 मोल NaCl फॉर्म किया, तो आपको पता है फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो 1 मोल NaCl जब फॉर्म हुआ तो 500 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हुई या रिलीज हुई। मुझे बताओ कि वही NaCl जो मैंने 1 मोल बनाया था, अब मुझे वही NaCl ब्रेक करना है, मुझे वही वन मोल NaCl ब्रेक करना है इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? आंसर इज 500, आंसर इज 500। उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन दोनों ही सही है। मतलब अगर आप बोलोगे, कोई आपको बोलता है कि अगर मैं 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा हूँ तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी। एंड 1 मोल कोई कंपाउंड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 1 मोल कोई कंपाउंड को, कोई आयनिक कंपाउंड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी। क्योंकि दोनों की वैल्यू का मतलब ये होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, इसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी, इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। आपको पता है कि रिप्लाई नहीं करने का मतलब क्या होता है? रिप्लाई नहीं करने का मतलब होता है कि लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर कितने लोग का रिप्लाई आया अभी? 3। इसका मतलब आप लोग सो रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, बात नहीं। हाँ, आयनिक सॉलिड एंड लैटिस एंथैल्पी। आयनिक सॉलिड्स आर सॉलिड
which contain cations and anions held together by ionic bond. सबको पता है. Causal treatment help us to understand treatment. What use किया? Causal treatment help us to understand the formation of ionic bond between ions of different element. Formation of ion depends on ease with which an atom can lose or gain electron. Perfect. सब सही लिखा है. क्या लिखा देखो अभी. Elements having low ionization enthalpy can readily form ionic bond with elements having high negative value of electron gain enthalpy. कोई बता सकता है ये स्टेटमेंट सही है या राइट है या रॉन्ग है? इस बुक पे भरोसा नहीं कर सकते. स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग? having a high negative value of electron gain enthalpy. एलिमेंट के पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहता है. अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ो. और ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि आपका चैप्टर हो चुका है पीरियोडिक टेबल. पढ़ो स्टेटमेंट अच्छे से, बताओ ये स्टेटमेंट्स राइट है या रॉन्ग है. यही सबसे पहला स्टेटमेंट, एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला, फुल स्टॉप तक. बोथ दिस प्रोसेसेस उसके पहले तक. हाँ ओके. ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है. पता है कैसे? इसका आंसर मैं आपको अगले क्लास में दूंगा और काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. मतलब मेरे सेंस में, मैं अभी आपको कितना इंटरेस्टिंग लगता है, कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा पसंद है, वो सब मुझे आइडिया नहीं है. बट मुझे कंसेप्चुअल चीजें बहुत अच्छी लगती है और ये काफी अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे. क्या आयनिक बॉन्ड ऐसा क्यों है कि तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस वाला PCl5 वहां क्लोरीन, वहां फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. तो उसने 5 क्लोरीन शेयर क्यों किए? उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर लिए? ऐसा क्यों है कि कुछ एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं और कुछ कोवेलेंट? ऐसा क्यों है? रीजन यही है